तो एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। एक देश एक चुनाव। तो सरकार ने इस पर विचार करने के लिए रामनाथ कोविंद समिति, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति का गठन किया था। समिति का गठन किया गया सितंबर 2023 में और 191 दिन के बाद इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है मार्च 2024 में। ठीक, ये हमारे सामने अभी बिल्कुल करंट की बात है तो हमें ऐसे याद रहेगी। इसी तरह से कभी मंडल आयोग की रिपोर्ट आई होगी, रामनाथ कोविंद की समिति की रिपोर्ट आई है। अब ध्यान ये रखना है, रामनाथ कोविंद समिति का गठन क्यों किया गया? एक देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करवाए जा सकते हैं कि नहीं, इस बात पर ध्यान देने के लिए। यानी पूरे देश में एक साथ चुनाव हो सकता है कि एक ही बार में, ताकि बार बार चुनाव ना कराना पड़े। तो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है और रिपोर्ट कितने पन्नों की है? 18,626 पेजेस की रिपोर्ट है। ये जो समिति बनाई गई, इस समिति में टोटल 8 सदस्य थे, 8 मेंबर कमेटी है। और किस किस रूप में थे, क्या क्या नाम है, उनके नाम सबके देख लो। और जो 8 के 8 व्यक्ति हैं, 8 इंपॉर्टेंट हैं, उनमें एक ही 2 होंगे जिसका नाम तुमने ना सुना हो कभी, नहीं तो ज्यादातर के नाम तुम्हारे सुने हुए हैं। जैसे पहले व्यक्ति तो खुद कौन है? रामनाथ कोविंद, और रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष थे। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, ये पूर्व राष्ट्रपति हैं भारत के, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, तो ये तो थे अध्यक्ष। दूसरे हैं अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल अभी वर्तमान में कानून मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं अभी वर्तमान में, कानून मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल। और विशेष सदस्य के रूप में इनको लाया गया इसमें, ठीक, स्पेशल मेंबर हैं, विशेष सदस्य। तीसरे अमित शाह, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, सदस्य के रूप में। चौथे व्यक्ति हैं गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद के बारे में तो जानते ही हो, गुलाम नबी आजाद। पांचवें सदस्य का नाम है हरीश साल्वे, प्रसिद्ध वकील हैं हरीश साल्वे। कुलभूषण जाधव का जो केस था आईसीजे में, उसको इन्होंने ही लड़ा था, हरीश साल्वे ने, हरीश साल्वे। छठे सदस्य के रूप में है संजय कोठारी, संजय कोठारी। सातवें सदस्य हैं एनके सिंह, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह। और अंतिम 8वें सदस्य के रूप में है सुभाष कश्यप, सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप, ये 8 सदस्य इस समिति में थे। सुभाष कश्यप। तो इन 8 के नाम याद जरूर रखना, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं। तुमसे सवाल ऐसे भी आ सकता है कि हाल ही में एक देश एक चुनाव के संबंध में रामनाथ कोविंद समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रामनाथ कोविंद की समिति में निम्नलिखित में कौन सा सदस्य शामिल है या शामिल नहीं है, सवाल ऐसे भी होता है। तो इतने लोग हैं, एक बार पढ़ लो फिर से, अपने जान पहचान के हैं देखो सारे। रामनाथ कोविंद, अर्जुन राम मेघवाल, अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, हरीश साल्वे, संजय कोठारी, एनके सिंह, सुभाष कश्यप। देखो संजय कोठारी कौन है? संजय कोठारी पूर्व यानी पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग के हेड रह चुके हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग के हेड, ठीक, सीवीसी कहा जाता है, सेंट्रल विजिलेंट कमीशन, उसके हेड रहे, पूर्व सीवीसी अध्यक्ष रहे हैं, सीवीसी अध्यक्ष पूर्व, पहले थे अब नहीं, पूर्व संजय कोठारी। एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे। अच्छा, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि एक देश एक चुनाव जो है
वो भारत में 2029 से लागू कर दिया जाए। यानी अभी ये 2024 का इलेक्शन हो जाएगा, 2024 के बाद 2029 में अगला इलेक्शन होना है, और जब 2029 में लोकसभा का इलेक्शन होगा तब पूरे भारत के अंदर एक साथ चुनाव कराना, पूरे भारत के अंदर एक साथ चुनाव कराना। अब इसमें ना समस्या तो आएगी बहुत ज्यादा, अब समस्या क्या वही तो देखनी है और रिपोर्ट में वही समस्या का निदान होगा। लेकिन ध्यान रखना है इसकी सिफारिशें, यानी इसने कब से एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है? 2029 से। 2029 यानी इसका मतलब हुआ इस समिति ने 2029 से एक साथ पूरे देश में चुनाव कराने की सिफारिश की है, एक साथ पूरे देश में चुनाव। ठीक, अब ध्यान रखना है जब ये समिति वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है तो ये वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है क्या, उसको ध्यान से समझना। ये समिति कह रही है कि देश में लोकसभा का चुनाव, ध्यान रखना है लोकसभा का, राज्यसभा का नहीं, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव तो वैसे ही होता रहेगा हर 2-2 साल पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती ना, वो तो विधानसभा के अंदर हो जाता है। जैसे 31 सीटें उत्तर प्रदेश से हैं तो 3-4 सीटें खाली होती हैं, उस पर इलेक्शन हो जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। राज्यसभा शामिल नहीं है, ध्यान रखना। ऐसे पूछा भी जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन में क्या शामिल है क्या शामिल नहीं है, तो लोकसभा, ध्यान रखना वो चीजें शामिल हैं जहां पर जनता डायरेक्ट वोट डाल रही है। लोकसभा में डायरेक्ट वोट डालती है जनता, भाई राज्यसभा में क्या हम लोग डालते हैं वोट? हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, राज्यसभा को शामिल नहीं करेंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन में जब शामिल करेंगे तो लोकसभा का चुनाव की बात होगी। दूसरा, विधानसभा, राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव की बात होगी। और तीसरा, स्थानीय निकाय के चुनाव की बात होगी, स्थानीय निकाय के चुनाव, जैसे नगर पालिका, ग्राम पंचायत, इनके चुनाव की बात होगी। इसका मतलब ये हुआ, अभी तक तो हम सोचते चले आ रहे थे कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव ही साथ में कराना वन नेशन वन इलेक्शन है, ऐसा नहीं, सबके चुनाव साथ में होंगे, जितने, चाहे वो स्थानीय निकाय हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, इनके साथ एक साथ चुनाव कराना है। अब इनसे पूछा गया भाई कैसे कराना है, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है, इन्होंने कहा चुनाव पहले चरण में, चुनाव 2 चरण में होंगे। पहले चरण में चुनाव होगा लोकसभा विधानसभा का एक साथ, यानी लोकसभा विधानसभा का एक साथ चुनाव करवाया जाएगा। पहले चरण में एक साथ चुनाव होगा, पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा का। जैसे कैसे होगा चुनाव बता देता हूं। जैसे मान लीजिए 2029 में चुनाव शुरू हुआ और लोकसभा का चुनाव हो रहा है और विधानसभा नहीं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का भी होना है। इसी तरह लोकसभा का चुनाव होना है उड़ीसा में भी, वहां विधानसभा का चुनाव भी होना है एक साथ। तो करवाएंगे कैसे? वही कमरा होगा, ईवीएम मशीनें भी होंगी, वही काम करना है। एक बार जाकर तुमको पहले लोकसभा वाले में बटन दबाना है, डाल दिया वोट किसी को भी, फिर तुम्हें विधानसभा वाली ईवीएम पे जाना है, दूसरे कमरे में या उसी कमरे में पड़ोस में रखी होगी, फिर वहां बटन दबाना है। एक साथ दोनों वोट पड़ गए तुम्हारे, तुम बाहर निकल आए। विधानसभा का चुनाव भी हो गया, लोकसभा का भी हो गया। अब अगले 5 साल के लिए दोनों सरकारें बन गई। अब बीच में इलेक्शन का कोई चांस नहीं है। ठीक, अब इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो बात अलग की बात है, पहले यहां देखना। तो इन्होंने कहा पहले चरण में लोकसभा विधानसभा का चुनाव कराएंगे, उसके बाद 100 दिन के अंदर, ये दिन दिए हुए हैं, 100 दिन के अंदर दूसरे चरण में स्थानीय निकायों का चुनाव कराएंगे। क्योंकि देखो स्थानीय निकाय का चुनाव साथ में करा लेना तीनों का बड़ा मुश्किल काम है, इसीलिए पहले चरण में क्या करेंगे, लोकसभा विधानसभा का चुनाव साथ में कराएंगे और 100 दिन के अंदर स्थानीय निकायों का चुनाव कराएंगे। तो 100 दिन के भीतर दूसरे चरण में, दूसरा चरण स्थानीय निकायों का चुनाव होगा और दूसरा चरण कब होगा, 100 दिन के भीतर। यानी पहले चरण का चुनाव खत्म होने के 100 दिन के भीतर, 100 दिन के अंदर इन चुनाव को कराया जाएगा। इस तरह से इन्होंने कहा है, ऐसे चुनाव कराने हैं। इसको नोट कर लेना एक बार। अच्छा, अब सवाल यह है कि देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन, लोकसभा विधानसभा स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराना संभव हो सकता है क्या? तो देखो, ये तो तुम्हें पता चल गया, रिपोर्ट आ गई तो संभव तो हो सकता है। हाँ, अब तो पता है। ये पहले सवाल बनता था कि हो सकता है कि नहीं, तो हो तो सकता है, लेकिन तब भी जैसे आपको नहीं पता मान लो इस रिपोर्ट के बारे में अभी कुछ भी, आप क्या कहना चाहोगे कि एक साथ संभव है क्या? जैसे मैं तुम्हें उदाहरण देता हूं, 2022 में भी चुनाव हुआ यूपी का, यूपी विधानसभा का। अब 2024 में आ गया लोकसभा का। अब ये लोकसभा का चुनाव होगा 2029 में, और जबकि उससे 2 साल पहले 2027 में चुनाव हो जाएगा यूपी की विधानसभा का, यानी हमारी इसका। अब मुझे बताना एक बार, इन्होंने कहा है 2029 से सिफारिश लागू करें अपनी, ठीक है ना, कि 2029 से एक साथ चुनाव कराने हैं। अब आप समझ में आएगा, छोटी सी बात बता रहा हूं जिससे तुम्हें समझ में आएगा बात, ये काम कठिन कितना है। देखो एक बार ध्यान से समझो, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं केवल। उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में चुनाव हुए थे विधानसभा के, ठीक, लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हुए, यानी विधानसभा के चुनाव। यूपी विधानसभा के चुनाव 2022 में हुए थे।
और उत्तर प्रदेश में 2024 यानी पूरे भारत में 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे, तो उत्तर प्रदेश में भी होंगे। अब लोकसभा के चुनाव होंगे जाकर 2029 में, 5 साल बाद, जब से इनको एक देश एक चुनाव करने के लिए कहा गया। लेकिन ये उत्तर प्रदेश वाला तो 2027 में हो जाएगा। और जब 2027 में हो जाएगा तो जब तक लोकसभा का आएगा, ये सिफारिशें जब हम कह रहे हैं कि आगे से 2029 से चालू करवाएंगे इलेक्शन को, तो भाई 2027 से सरकार बनके 2 साल पूरे हो जाएंगे और ये सरकार जाएगी 2032 में फिर से। यही तो है। तो बताओ इसमें कठिनाई नहीं। तो मैंने एक राज्य की बात बोली है केवल, है ना। अभी तो और है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, सब है, महाराष्ट्र वगैरह सब है, और सब में अलग अलग टाइम पे इलेक्शन होते हैं। सब में कार्यकाल 5 साल ही होता है, लेकिन सब में अलग अलग टाइम पर इलेक्शन हो रहे हैं। तो कोई 2022 में बना, कोई 2023 में सरकार बनी है, जो अभी इलेक्शन हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिक्कत तो आएगी। तो इसी में देखना होगा क्या, तो इसी परेशानी को दूर करना पड़ेगा। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए कुछ उपाय, पहले की बात मैं बता रहा हूं, क्या उपाय दिए जाते थे। जैसे मैं पहले पक्ष में तर्क दे रहा हूं कि क्या ये चुनाव साथ में कराना संभव है। तो पक्ष में देखो, पहला तर्क तो ये है, हाँ चुनाव साथ में कराना संभव है, क्योंकि देश के अंदर, हमारे देश के अंदर 1952 में जो पहला आम चुनाव हुआ, 1952 में हुआ, फिर 1957 में हुआ, फिर 1962 में हुआ, फिर 1967 में हुआ। यानी 5-5 साल पर जो चुनाव होते रहे, ये सारे चुनाव जो शुरू के जो चुनाव हैं सब एक साथ ही होते थे। यानी लोकसभा विधानसभा दोनों चुनाव साथ में हुआ करते थे। तो पहला तो ये है, ये पहले हो चुका है, ये चीज पहले हुई है, ऐसा कि नहीं हुई। तो 1952 में, 57 में, 62 में ये चुनाव सब साथ साथ में हुए, लोकसभा विधानसभा के साथ में हुए। अब 1967 में क्या हो गया, 1967 में कई राज्यों की विधानसभाएं जो थी वो समय से पहले खत्म हो गई। भाई आगे चल के जैसे मान लो 5 साल सरकार चल रही थी, 5 साल नहीं चल पाई, समय से पहले भंग कर दी गई पूरी विधानसभा। और विधानसभा जब समय से पहले भंग होगी तो वहां इलेक्शन कराने पड़े। तो धीरे धीरे करके हिसाब किताब सारा अलग अलग हो गया। और 1971 में भी यही हुआ, 67 में इलेक्शन हुए लोकसभा के, उसके बाद होने कब चाहिए थे, 72 में इलेक्शन हो गए 1971 के आसपास। जब इलेक्शन हो गए तो पहले हो गए थोड़ा सा, जब भाई इलेक्शन की तारीखें हट गई, लोकसभा की भी हट गई और विधानसभा में तो सबकी तारीखें खत्म हो गई, मतलब अलग अलग हो गई। इस कारण से एक साथ इलेक्शन तब से हो ही नहीं पाया। 1971 के बाद से 67 के बाद से लगभग ये स्थिति खराब होती चली गई। और अब हर राज्य में अलग अलग समय पे होता है। क्यों? जैसे केंद्र की सरकार क्या करती थी, धारा 356 का प्रयोग करती थी, संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग करती थी, और 356 का प्रयोग करके वहां की विधानसभा भंग कर देती थी। और विधानसभा जैसी भंग होगी, यानी 356 लगेगा तो दोबारा इलेक्शन कराना पड़ता है, फिर दोबारा इलेक्शन कराते थे। जैसे इंदिरा गांधी ने अपने समय में लगभग कई स्टेट में 356 को प्रयोग किया और वहां की सरकारें गिरा डाली सारी, और फिर इलेक्शन कराते थे, और फिर से नई सरकार आती थी। तो कोई मुख्यमंत्री 2 महीने बन रहा है, कोई 2 साल के लिए बन रहा है, फिर से चुनाव हो रहा है। तो इस कारण से सभी राज्यों में तारीखें अलग अलग हो गई, समय अलग अलग हो गया। ये बात समझ में आती है? ठीक। तो इसका मतलब पहले तो हमारे यहाँ चुनाव साथ में हो रहे थे, तो पहले जब हो रहे थे तो आज भी संभव है, एक इसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन दूसरा सवाल ये है, अब तो सभी विधानसभाओं के जो समय है वो अलग अलग समय पर पूरे होते हैं। किसी के 5 साल 2027 में पूरे होंगे, किसी के 5 साल 2026 में पूरे हो जाएंगे, किसी के 5 साल जाकर 2030 में पूरे होंगे। अभी 2025 में अगर इलेक्शन होगा तो सबके अलग अलग समय में पूरे हो रहे हैं। तो कैसे क्या किया जाए? तो अब इस स्थिति से निपटा कैसे जाए? तो इस स्थिति से निपटने के लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन। और संविधान में संशोधन करके कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल को बढ़ाना पड़ेगा और कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल को घटाना पड़ेगा 2029 लाने के लिए। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, 2022 में विधानसभा, यूपी विधानसभा का चुनाव हुआ और ये 2027 में जाकर सरकार हो जाएगी, लेकिन 2027 में फिर चुनाव हो जाएंगे। तो 2 काम हो सकते हैं, 2027 में चुनाव करवा लो और 2029 जब आए, 2029 तो संविधान में संशोधन करके इसके कार्यकाल को 2 ही वर्ष कर दो केवल, तब काम हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि 2027 तक हो गया, अब इसके संविधान में संशोधन करके इसके कार्यकाल को 2 साल बढ़ा दो, यानी 2027 से इसको 2029 तक काम करने दो। ठीक, यानी 2 साल बढ़ा दो, 7 वर्ष कर दो, 5 से बढ़ा के 7 वर्ष, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी। ऐसा हमारे यहाँ हो भी चुका है, लोकसभा के लिए तो ऐसा ही हुआ था। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। ठीक, संशोधन में 42वां संविधान संशोधन था, तो 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी ने क्या करवाया, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष करवा दिया। तो इसका मतलब संविधान संशोधन के द्वारा ये काम हो सकता है। तो एक तरीका है ये, अगर एक साथ आपको पूरे देश में चुनाव कराने हैं तो ये कहा जा रहा है कि संविधान में संशोधन करना होगा और संविधान में संशोधन करके विधानसभाओं के कार्यकाल को घटाना और बढ़ाना पड़ेगा। तो जिसको बढ़ाने की जरूरत है उसका बढ़ा देंगे और जिसका कार्यकाल घटाने की जरूरत है उसका कार्यकाल या समय अवधि घटा देंगे। तो जब सबकी अवधि को बढ़ाएंगे घटाएंगे करके 2029 तक फिक्स कर देंगे और हमारा जो लोकसभा का कार्यकाल है वो खत्म होगा 2029 में,
तो जो 2029 में जब खत्म होगा तो अब लोकसभा और सारे राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल भी 2029 में खत्म होंगे, क्योंकि हम संविधान संशोधन कर चुके हैं। तो उस स्थिति में पूरे देश में एक साथ चुनाव हो जाएगा। पहली बात है, बात समझ में आती, क्या करना पड़ेगा हमको? तो है बहुत पेचीदा, आसान नहीं है इतना, लेकिन क्या हो सकता है कि नहीं? तो हाँ हो सकता है। अच्छा, फिर पहला तो ये हो सकता है पहले होते आए हैं, ये तो आंसर होता ही नहीं है कि पहले होते आए हैं, पहले तो होते आए हैं। अब तो भैया सबके कार्यकाल अलग अलग हैं, तो आप कहोगे संविधान संशोधन के द्वारा कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल को घटाएंगे, कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल को बढ़ाएंगे और 2029 पे लाके फिक्स करेंगे, और 2029 में जब लोकसभा का कार्यकाल खत्म होगा तब पूरे देश में एक साथ चुनाव कराएंगे। यही इस रिपोर्ट में लिखा भी होगा। ठीक, बात समझ में आती है थोड़ी सी? ठीक, ये एक तरीका है। तो संविधान संशोधन जरूरी होगा कि नहीं होगा? बिना संविधान संशोधन के लोकसभा के या फिर विधानसभा के कार्यकाल को आप घटा बढ़ा नहीं सकते, उसके लिए आपको संविधान में संशोधन तो करना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखना, ये पहली बात है। दूसरी बात यह है, एक देश एक चुनाव कराने का एक और दूसरा पक्ष क्या है और क्या फायदा? कोई फायदा बताओ, कोई पक्ष बताओ। तो पक्ष ये है, देश पर जो आर्थिक बोझ पड़ता है वो कम होगा। फिर आप कहोगे कैसा आर्थिक बोझ? एक साथ चुनाव कराने में भी तो आर्थिक बोझ पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन बार बार हर एक साल चुनाव हो रहे हैं, हर 6 महीने चुनाव हो रहे हैं, बार बार जो चुनाव हो रहे हैं, इससे मुक्ति मिल जाएगी। एक ही बार में जो रुपया लगना होगा, जो संसाधन लगने होंगे, यूज हो जाएंगे और 5 साल तक छुट्टी हो जाएगी। 5 साल तक छुट्टी का मतलब ना ही सेना लानी पड़ेगी कहीं से उठा के, ना ही कुछ करना पड़ेगा। आर्थिक जो हमारे बोझ ऊपर आते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। दूसरा, जब एक साथ चुनाव हो जाएगा, अगला ये तीसरा पक्ष है, जब आर्थिक बोझ तो कम होगा, जब एक साथ चुनाव हो जाएगा तो अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, शिक्षा पर देश के अंदर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप कहोगे शिक्षा पर प्रभाव कैसे? इस कमेटी ने ये बात बताई है, हालांकि ये बात पहले लोग नहीं बताते थे, अब इस कमेटी ने ये बात बताई अपनी रिपोर्ट में। कमेटी कह रही है अपनी रिपोर्ट में कि जब चुनाव होते हैं हर 6 महीने पे, हर एक साल में चुनाव हो रहे हैं, तो टीचरों की तो ड्यूटी लगा रहे हो, पोलिंग बूथ भी तुम स्कूल को बना रहे हो। ज्यादातर स्कूल तो पोलिंग बूथ, जैसे गाँव में जब पोलिंग बूथ बनता है स्कूल बनता है, अपने यहाँ देख लो बीसलपुर में वो गांधी प्राइमरी वाला, वही पोलिंग बूथ बनता है, ज्यादातर लोग तो वही वोट डाल रहे हैं जाके, स्कूलों में ही बन रहा है। तो बताओ, और स्कूलों में जब पोलिंग बूथ बन रहे हैं और टीचरों की ड्यूटी लग रही है, ऑफिसर भी कौन बन के जा रहा है? टीचर। और टीचर में सिर्फ ये प्राइमरी टीचर की बात नहीं कह रहा हूं मैं, इसके अलावा जो और ड्यूटी लगती है वो, और जैसे मान लो कि अगर डिग्री कॉलेज की जो प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, इनको और ऑफिसर रैंक पे भेजा जाता है, चेकिंग करने के लिए भेजा जाता है। अब वो असिस्टेंट प्रोफेसर का काम अपने डिग्री कॉलेज में पढ़ाना है कि चक्कर लगाते हुए घूमना है? ये काम तो अधिकारियों का है, तो इससे भी मुक्ति मिल जाएगी। तो शिक्षा पर एक बेहतर प्रभाव पड़ेगा। बार बार ये स्कूल चुनाव के केंद्रों में नहीं बदलेंगे और बार बार टीचर चुनाव अधिकारी में नहीं बदलेंगे या चुनाव कर्मचारी में नहीं बदलेंगे। तो टीचर ध्यान दे पाएंगे किस पर? इन चीजों पर। ठीक, अब दे पाएंगे कि नहीं वो बात अलग है, लेकिन कहने की बात है। दूसरा, इस कमेटी का ही कहना है, अगर हम एक साथ चुनाव करा दें पूरे देश के अंदर तो जीडीपी में लगभग 1.5% की ग्रोथ हो जाएगी। जीडीपी में 1.5% की ग्रोथ, क्योंकि 5 साल जैसे एक साथ रहेंगे जब, तो बीच बीच में कभी चुनाव नहीं होंगे, और जब बीच बीच में चुनाव नहीं होंगे तो किसी भी तरह की बाधा भी बीच में नहीं आएगी। जैसे आपको क्या बाधा मैं बताता हूं, जैसे जब बार बार चुनाव होते हैं ना, हर साल चुनाव होते हैं, हर 6 महीने में चुनाव होते हैं, तो केंद्र सरकार विशेष रूप से, और चाहे राज्य की सरकार, नीति जो उनके निर्णय होते हैं, जो नीतियां होती हैं, उन्हें बनाने में ज्यादा सफल नहीं हो पाते या उन्हें लागू कराने में सफल नहीं हो पाते। उदाहरण उसका मैं बताता हूं, जैसे मान लेते हैं कि सरकार ने कोई बढ़िया नीति बनाई, उन्होंने कहा चलो जनसंख्या नीति बनाई और लागू करवाएंगे या यूसीसी बनाया और उसको लागू करवाने का काम करेंगे। अब मान लो किसी राज्य में इलेक्शन पड़ गया और केंद्र सरकार ये काम करना चाह रही है, उदाहरण के लिए जनसंख्या नीति लाना चाह रही है, यूसीसी लाना चाह रही है, जो भी हो गया, अब बीच में पड़ गया इलेक्शन, सरकार इलेक्शन के दबाव में आ जाएगी और इलेक्शन के दबाव में आके अपना कदम पीछे की तरफ खींचेगी। इसे कहते हैं पॉलिसी पैरालिसिस। कहने का मतलब पॉलिसी जो निर्माण होते हैं वो लागू हो ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इलेक्शन के डर से। भाई देखो, सरकार का पहला काम होता है इलेक्शन। जो सरकार में व्यक्ति है, एक बार सरकार में आता है, सरकार में बने रहना चाहता है, और वो सरकार में बने रहने के लिए फिर कुछ भी करता है, और जब कुछ भी करता है तो बताओ उसको लगेगा कि अगर ये वाली चीज हम लागू करेंगे ज्यादा नुकसान हो सकता है, वोट हमको नहीं मिलेगा, तो उसको फिर वापस खींचेगा। जैसे मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं, किसान बिल आए थे जो तीन किसान बिल नरेंद्र मोदी ने वापस लिए। क्यों ले लिए वापस? इलेक्शंस, चुनाव, अलग अलग राज्यों में चुनाव थे भाई। पंजाब में चुनाव था, पंजाब तो खुद गढ़ था इस आंदोलन का, वहां चुनाव था। आसपास के क्षेत्रों में और क्या कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में चुनाव था उस समय। तो राज्यों में चुनाव थे, और राज्यों में चुनाव थे तो इसका असर, किसान आंदोलन का असर तो पड़ता। इस कारण से उन्होंने आके, भैया हम ये कानून वापस ले रहे हैं, इसको अभी लागू नहीं करेंगे, वापस ले लिए। अगर यही 5 साल के लिए सरकार होती किसी राज्य की विधानसभा में, और देश के अंदर 5 साल इलेक्शन होना ही नहीं होता, बताओ इन 5 साल कोई दबाव पड़ता? नहीं। जैसी सरकार सत्ता में आती वैसे पहले तो वो किसान बिल लागू करती तीनों, अब तुम आंदोलन करो 5 साल। इतना लंबा कोई आंदोलन नहीं चलता है, सरकार भी अच्छे से जानती है। क्या करती है सरकार? फंडिंग रोक देती। जो फंडिंग आती है, जैसे आजकल सरकार तो इस पे बैन लगा ही रही है, जो एनजीओज हैं जो अपनी
जो क्या इन्फो नहीं दे रहे हैं, जो जानकारी अपनी नहीं दे रहे हैं कि हमारे पास फंडिंग कहां से आ रही है, उन सबको बैन कर दे रही है सरकार। और सरकार का कहना है एनजीओ अगर भारत के अंदर चलाना है तो पहले पूरी जानकारी देनी पड़ेगी कि रुपया आ कहां से रहा है, क्यों आ रहा है। अगर धर्म परिवर्तन के लिए आ रहा है या फिर आतंकवाद फैलाने के लिए आ रहा है हमारे यहाँ, तो उस स्थिति में हम उस एनजीओ को यहाँ पर मान्यता देंगे ही नहीं। दूसरा, हर एनजीओ को ऑडिट कराना पड़ेगा। तो जितने रिलैक्सेशन पहले मिले हुए थे एनजीओ को, भारत सरकार ने सारे गायब कर दिए। इसीलिए भारत में एनजीओ की संख्या भी बहुत कम हो गई, आती नहीं है। क्योंकि एनजीओ का काम भारत में मुख्य रूप से यही है, वो काले पैसे को सफेद करने का काम करते हैं। एनजीओ वास्तव में ये काम करते हैं, लेकिन भारत सरकार ने उन पर बहुत ज्यादा पाबंदी लगा दी है ना, बहुत ज्यादा कठोर नियम कर दिए हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो 2-3 बातें ये प्रमुख थी। अगर तो पक्ष में अगर आपको कहना होगा क्या क्या है, तो पहले भी देश में चुनाव एक साथ हुआ करते थे, तो इसमें कोई परेशानी नहीं, बस संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, ये पहला पक्ष है। दूसरा, आर्थिक बोझ में कमी आएगी, जो एक साथ जब पूरे देश में चुनाव हो जाएगा बार बार नहीं करना पड़ेगा। इससे शिक्षा पर एक बेहतरीन प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शिक्षक मुख्य रूप से शिक्षा देने का काम करेंगे, चाहे प्राइमरी स्कूल के हों, चाहे वो डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर हों। दूसरा, स्कूल जो है पोलिंग बूथ में नहीं बदलेंगे, तो बच्चों को पता लगा पोलिंग बूथ में बदल गया, बच्चा भी नहीं आ रहा है स्कूल, भाई इलेक्शन चल रहा है, पूरे दिन बच्चे गायब हो गए। और भारत में एक ही स्कूल थोड़ी पोलिंग बूथ बन रहा है, पूरा भारत पोलिंग बूथ बन रहा है, पूरे भारत में हर जगह हो रहा है, तो शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, इस कमेटी ने ये बोला है कि अगर एक साथ चुनाव हो जाए तो देश की जीडीपी में लगभग 1.5% की वृद्धि देखने को मिलेगी। और अलग अलग जब चुनाव होते हैं तो यही ग्रोथ रेट जो होता है वो कम हो जाता है पहले की तुलना में। ये पक्ष में कुछ तर्क हैं, ठीक। पक्ष में और भी तर्क हो सकते हैं इसके अलावा। दूसरा, एक पक्ष और है, मैं बता देता हूं। जैसे सेना जिस काम के लिए बनी है उसी काम के लिए रहेगी। एक बार बस जब पूरे देश में चुनाव होगा, एक बार सेना लगाई और 5 साल के लिए छुट्टी हो गई। अब सेना का काम जो बॉर्डर पे जाना है बस वही रहेगा, इसके अलावा सेना को बार बार बीच में आना नहीं पड़ेगा। एक ये हो गया, यानी प्रशासनिक सुविधा हो जाएगी, कहने का मतलब ये है। क्योंकि देखो, चुनाव आयोग की सबसे बड़ी दिक्कत है ना, चुनाव आयोग के पास इतना बड़ा मशीनरी नहीं है, इतना बड़ा तंत्र नहीं है, इतने कर्मचारी नहीं है, तो चुनाव आयोग की मजबूरी है, इसीलिए वो टीचर्स को कर्मचारी बनाता है, टीचर्स को अधिकारी बनाता है, डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर को अधिकारी बनाता है। उसके पास तो मजबूरी है, क्या करे वो, क्योंकि उसके पास इतनी बड़ी मशीनरी नहीं। चुनाव आयोग के पास कोई अपने अधिकारी थोड़ी है, अपने कर्मचारी इतने सारे थोड़ी हैं जो पूरे भारत में फैला देगा वो। तो एक बार अगर सबका इस्तेमाल करना ही है तो एक बार कर लो बस, और 5 साल के लिए छुट्टी करो। पता लगा हर साल इलेक्शन हो रहा है, हर साल बेचारा टीचर इधर से उधर भाग रहा है, ठीक। और भी कर्मचारी हो गए, जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर की ड्यूटी लगती है, स्वास्थ्य विभाग के लोगों की नौकरी ड्यूटी लगती है। और स्वास्थ्य विभाग वाला वहां पे यार गांव में अपने फील्ड में काम करे जाके कि क्या करे, पहले वो चुनाव करवा के आता है, फिर उसके बाद वहां पे अस्पताल में जाके अपनी ड्यूटी देता है, फिर उसकी रिपोर्ट पूरी नहीं बन पाती है, फिर उससे कहा जाता है तुम्हारी रिपोर्ट क्यों नहीं बन रही है, वो क्या कहे इलेक्शन की ड्यूटी में थे तो नहीं बनी। तो ये समस्याएं तो आती हैं, तो ये समस्याओं से छुटकारा 5 साल के लिए मिल जाएगा अगर एक साथ चुनाव हो गया तो। लेकिन अब सवाल ये है, क्या जो पक्ष में अभी तर्क दिए, क्या विपक्ष में कोई तर्क नहीं है, तो विपक्षी लोग मना क्यों कर रहे हैं? जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, जब ये समिति बनी है रामनाथ कोविंद की, तो 47 राजनीतिक दलों ने अपने अपने विचार दिए। 47 पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारी हैं, उसमें 47 पार्टियों ने लगभग अपने विचार दिए हैं, और उन पार्टियों में से लगभग 35 के आसपास पार्टियों ने इनके पक्ष में बोला है, और बाकी की जो पार्टियां बची उन्होंने विपक्ष में। तो मतलब ऐसे समझ लेना, शायद कितनी पार्टियां हैं लगभग राजनीतिक दल, 32 और 15, हाँ 47, सही 47। तो देखो, पक्ष में कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए 32 पार्टियां हैं, तो 32 राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हाँ एक देश एक चुनाव होना चाहिए, हम इस बात को मानते हैं। दूसरा, 15 ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने विपक्ष में वोट डाला है, जिन्होंने कहा नहीं हम नहीं चाहते एक देश एक चुनाव हो। और ध्यान रखना, इन 32 पार्टियों में वो सबसे बड़ी पार्टी जिसने समर्थन किया वो बीजेपी है, होगी भी, ठीक। और जिसने विरोध किया उसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस ने कहा एक साथ चुनाव नहीं, ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा इससे, अगर एक देश एक चुनाव कराएंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसका मतलब 1952 से लेकर 1967 तक देश में लोकतंत्र था ही नहीं, इसका मतलब तो यही हुआ। उन्होंने अपना एक बहाना बताया कि देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, वैसे ही लोकतंत्र नहीं रहा बता रहा है, तो इसको ध्यान रखना। दूसरी बात, मेरी बात ध्यान से सुनना, कांग्रेस जो ये बात कह रही है कि हम इसके पक्ष में नहीं है, तो उसके तर्क वो सुनना क्या है ना। एक तो तर्क मैंने बता दिया, जैसे कुछ जो छोटे नेता होते हैं ना वो बोलते हैं इन बातों को, लेकिन मेन देखो मैं बताता हूं क्या। पहला, भारत एक संघीय राज्य है, कहने का मतलब जहां पर राज्य सरकारों को भी पावर है और जहां पर केंद्र को। दूसरा, यहां क्षेत्रवाद का मुद्दा बड़ा हावी है, उतने दिनों से हम क्षेत्रवाद पढ़ रहे हैं। अब मुझे बताओ, केंद्र की समस्याएं, यानी जो भारत सरकार बनेगी, केंद्र की समस्याएं, और जो राज्य हैं उनके जो क्षेत्र हैं उनकी समस्याएं क्या एक ही जैसी हैं? अलग अलग है, हर राज्य की अपनी अपनी अलग समस्या है। तो सीधी सी बात है, अगर चुनाव एक साथ हो गए तो जो राज्य में जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो दबकर रह जाएंगे। क्यों? उनकी सुनने वाला कोई नहीं होगा, उन्हें पता 5 साल बाद इलेक्शन आएगा,
और 5 साल बाद इलेक्शन आएगा तो उनकी कोई सुनेगा नहीं। कम से कम अभी उनकी सुनते इसलिए हैं कि पता है हर साल चुनाव होता है। जब केंद्र सरकार के पास कोई मांग लेके गए और बीजेपी की, मान लीजिए बीजेपी पार्टी भी सत्ता में है, बीजेपी ने कहा भाई देखो यार ये हो नहीं पाएगा, और थोड़े दिन में पता चला यार तो हरियाणा में चुनाव आ रहा है। ठीक, अच्छा हरियाणा में चुनाव आ रहा है तो उन्होंने कहा यार हरियाणा वाला ही मांग लेके आया था, हरियाणा में चुनाव आ रहा है, उसको फिर बुलाया, उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारी मांग पूरी करी जाए भाई, फिर उस समुदाय की मांग पूरी करेंगे, क्यों, हरियाणा में इलेक्शन है इस चीज को। लेकिन अगर इलेक्शन ही नहीं होगा 5 साल, तो एक साथ होगा हर जगह जहां भी होगा, तो कह रहे जानने दो यार 5 साल बाद देखेंगे, 4 साल में वैसे सब कुछ भूल जाएगा, अंतिम साल में पकड़ के मिठाई उठाई देके काम खत्म हो जाएगा। भारत में तो राजनीति ऐसी होती है। तो बताओ, मुद्दा यानी इसका मतलब क्षेत्रीय मुद्दे गौण हो जाएंगे, मतलब छोटे रह जाएंगे, उनको कोई पूछेगा नहीं, वो दबके रहेंगे। एक तर्क है ये इसके विपक्ष में कि क्यों नहीं होने चाहिए एक देश एक चुनाव। तो पहला क्या हो गया अपने पास कि क्यों नहीं होना चाहिए, क्षेत्रीय मुद्दे जो है वो दबकर रह जाएंगे, क्षेत्रीय मुद्दों को कोई सुनने वाला नहीं बचेगा। और सीधी सी बात है भाई, नहीं बचेगा, क्योंकि 5 साल तो चुनाव होना नहीं, किसी राज्य में नहीं होना है चुनाव, मेन बात यह है। तो ये लिख लिया, इसको लिखना पहले। स्थानीय निकाय वाले चुनाव नहीं कराना का, स्थानीय निकाय नहीं हो पाएंगे जैसे ये तो स्टेट की जिम्मेदारी है ना, स्टेट इलेक्शन कमीशन की, ये तो भारतीय चुनाव आयोग की जिम्मेदारी भी नहीं है। तो भारतीय चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगा दोनों को करा के। अब स्टेट वाला अपना देख ले फटाफट कर, लेकिन कराए एक ही साथ, हर राज्य का राज्य चुनाव एक ही साथ कराएगा चुनाव को, ये है इसका मतलब। क्योंकि एक साथ कराने का मतलब नहीं बनता, एक साथ कराएंगे तो फिर राज्य चुनाव आयोग को और केंद्रीय चुनाव आयोग को एक साथ काम करना पड़ेगा। और एक साथ काम करने का मतलब क्या है, जब राज्य चुनाव आयोग भी जब चुनाव कराता है तो सारी के सारे तुम देखते हो अधिकारी सब उसी के अंडर में होते हैं, और जब केंद्र चुनाव आयोग कराएगा, केंद्रीय चुनाव आयोग, तब भी उसके अंडर में होते हैं। अब जब दो लोग साथ में कराने लगेंगे तो वो दोनों के अंडर में होंगे, किसकी बात मानेंगे फिर, ये दिक्कत आएगी ना, तो प्रशासनिक दिक्कत आ जाएगी, इस कारण से नहीं करा रहे। तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं, पहले चरण का कराओ, अभी रूल किसका चलेगा, केंद्रीय चुनाव आयोग का। उसके बाद स्थानीय वाला जब कराएंगे तो इसका तो काम खत्म हो गया केंद्रीय चुनाव, अब राज्य चुनाव आयोग आ जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, विधानसभा लोकसभा दोनों के चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है, जबकि स्थानीय चुनाव जैसे ग्राम प्रधान के जो चुनाव होते हैं नगर पालिका वाले, और उसके ग्राम पंचायत वाले, और ये चेयरमैन नगर पालिका वाले, ये कौन कराता है, राज्य चुनाव आयोग कराता है। इस कारण से इनको अलग अलग रखा है, नहीं तो दो लोगों की पावर के अंडर में लोग आएंगे, फिर किसकी बात माने ये। एक बात दो बार नहीं रह जाएगी, अच्छा वो ये भी हो सकता है, बड़ी बात थोड़ी हाँ ये भी होता ही है। संविधान संशोधन कराने के लिए इसमें वही चाहिए जो क्या कहते हैं राज्यों पर प्रभाव पड़ रहा है ना इसका, तो इस कारण से विशेष बहुमत का चौथा वाला, हाँ यानी उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 और कम से कम आधे राज्यों का साधारण बहुमत से उनकी अनुमति चाहिए, इस तरह का चाहिए चौथा वाला विशेष बहुमत का, क्योंकि जो भी संघीय ढांचे पर प्रभाव डालेगा उसमें यही बहुमत चाहिए होगा, जैसे जीएसटी में चाहिए था वैसा ही। तो देखो पक्ष में तर्क, इसको हेडिंग डालना और एक एक करके लिख लो। पक्ष में तर्क में पहला तर्क लिखिएगा, देश में 1952 से 1967 तक, 1952 से 1967 तक एक साथ चुनाव होते थे। देश में 1952 से 1967 तक एक साथ चुनाव होते थे। दूसरा तर्क है, बार बार चुनाव कराने से देश पर आर्थिक बोझ पड़ता है। बार बार चुनाव कराने से देश पर आर्थिक बोझ पड़ता है। अगला है, बार बार चुनाव कराने से शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि शिक्षकों की ड्यूटी ही चुनाव में लगती है और स्कूल जो होते हैं वो पोलिंग बूथ में बदल जाते हैं। ये इसी कमेटी का कहना है, स्कूल पोलिंग बूथ बन जाते हैं और दूसरा शिक्षक चुनावी ड्यूटी करते हैं। और अगर एक साथ चुनाव करा लेंगे तो इस चीज से मुक्ति मिल जाएगी, एक ही बार बस चुनाव हो जाएगा, एक ही बार ड्यूटी लगेगी, फिर 5 साल के लिए कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। अगला, अगर एक साथ चुनाव कराए जाएं तो बार बार चुनाव कराने की अपेक्षा जीडीपी में 1.5% की वृद्धि हो जाएगी, इस कमेटी का कहना है ये। तो एक साथ चुनाव कराने पर जीडीपी में 1.5% का ग्रोथ रेट देखने को मिल सकता है।
ऐसा एक अंदाजा लगाया गया इस कमेटी के द्वारा 1.5% की वृद्धि। अगला, एक देश एक चुनाव होगा तो नीतियां सही ढंग से लागू की जा सकेंगी और जो विकास के जो कार्य हैं उसमें बाधा नहीं आएगी, विकास कार्यों में बाधा नहीं आएगी। अब सवाल है विकास कार्यों में बाधा कैसे? तो जैसे जब इलेक्शन होते हैं ना तो आचार संहिता लग जाती है, आचार संहिता में आप किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं कर सकते, है ना ही कोई चीज ऐसी करवा सकते हो, ना कोई योजना बीच में ला सकते हो, तो इससे तो दिक्कत आएगी। अब जब तुम्हें लगेगा दिक्कत किस बात की है? भाई दिक्कत इस बात की है, बार बार चुनाव हो रहे हैं, और बार बार चुनाव हो रहे हैं तो जब से चुनाव की तारीख घोषित हुई है और जब तक अंतिम चरण का चुनाव हो नहीं जाता तब तक आचार संहिता लागू रहती है। और ये प्रोसेस बड़ा लंबा होता है भाई, 1.5-2 महीने का प्रोसेस होता है, और 1.5-2 महीने तक सारे काम ठप हो जाते हैं। फिर ये केवल 1.5-2 महीने की बात नहीं है, फिर ये बात है कि फिर से 10 महीने बाद या 1 साल बाद कहीं और इलेक्शन होगा, फिर से वो 2 महीने की आचार संहिता लगने वाली है, तो इस तरह से सारे काम रुक जाते हैं, तो ये बाधक बन जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना, विकास कार्यों में बाधा नहीं होगी अगर एक साथ चुनाव हो जाएगा तो, विकास कार्यों में बाधा नहीं होगी। और दूसरा, जो सेना की ड्यूटी लगती है वो ड्यूटी सही जगह पर लगेगी, जाकर एक बार में ही बस चुनाव में ड्यूटी लगेगी और 5 साल के लिए कोई किसी प्रकार की ड्यूटी लगेगी नहीं। तो जो हमने सेना को जिसलिए बनाया था वो काम कर पाएगी, चुनाव में ड्यूटी नहीं देगी, कम से कम एक बार दिल्ली ड्यूटी हो गया, 5 साल छुट्टी हो गई, ठीक है। नहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जहां सेना होती है वहां से सैनिकों को उठा के लाना पड़ता है, फिर उसके बाद वो वहां पर ड्यूटी देते हैं, फिर उसके बाद फिर वापस जाते हैं, तो समय तो लगता ही है। पहला तर्क ये है, एक साथ एक बार अगर चुनाव हो गए और बार बार चुनाव होंगे नहीं, और जब बार बार चुनाव होंगे नहीं तो क्षेत्रीय मुद्दे दबकर रह जाएंगे, यानी क्षेत्रीय मुद्दों को कोई ज्यादा तवज्जो देगा नहीं। क्षेत्रीय मुद्दे, पहला विपक्ष का तर्क है, क्षेत्रीय मुद्दे उनको कोई पूछेगा ही नहीं, क्षेत्रीय मुद्दों को 5 साल तक तो कोई नहीं पूछेगा, उसके बाद इलेक्शन आएगा तब देखा जाएगा। अब एक बात समझना जरा, भारत संसदीय शासन प्रणाली वाला देश है, इस चीज को बड़ा अच्छे से समझना। भारत कैसा देश है? संसदीय शासन, इस बात को तुम पहले ही पढ़ चुके, संसदीय शासन प्रणाली का देश। अब आप मुझे बताओ, संसदीय शासन प्रणाली किस पर काम करती है? उत्तरदायित्व पर या स्थायित्व पर? उत्तरदायित्व। जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली किस पर काम करती है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली स्थायित्व पर आधारित है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का उदाहरण कौन था? अमेरिका, यूएसए, और यहां पर होता है स्थायित्व। यहां के संविधान निर्माताओं ने, अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने अध्यक्षीय शासन प्रणाली को इसलिए अपनाया क्योंकि उन्होंने स्थायित्व को ज्यादा महत्व दिया कि गवर्नमेंट स्थायी होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि सरकार ही बार बार गिर रही है, फिर देश के लिए काम कौन करेगा? बोले उत्तरदायित्व तो बात की बात है, पहले स्थायित्व चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली अपनाई, हमने कहा पहले हमें चाहिए उत्तरदायित्व, कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो, उत्तर दे। इसीलिए मंत्रिपरिषद लोकसभा में उत्तर देगी, यानी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति। अब आप मुझे बताना, ये स्थायित्व पे जोर देते हैं, तो क्या यहाँ की कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी? तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में स्थायित्व पर महत्व दिया जाता है, स्थायित्व को महत्व देते हैं, इसीलिए यहाँ कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी कार्यपालिका अपना अलग काम करेगी, विधायिका अपना अलग काम करेगी, विधायिका कार्यपालिका मैच नहीं हो सकते, यानी कार्यपालिका का सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं हो सकता और विधायिका का सदस्य कार्यपालिका का सदस्य नहीं हो सकता स्थायित्व लाने के लिए यहाँ पर। नहीं तो यहाँ पर अगर ऐसा होने लगेगा तो स्थायित्व नहीं रहेगा। दूसरा, हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, स्थायित्व पर हमने महत्व मेन किसको दिया? उत्तरदायित्व पर, क्योंकि संसदीय शासन है, संसद का शासन, संसद रूल कर रही है, तो इसीलिए उत्तरदायित्व पर ध्यान दिया, यानी कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। और कार्यपालिका में कौन है? मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? विधायिका के प्रति, यानी लोकसभा के प्रति, क्योंकि लोगों ने उनको चुना है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अब आप मुझे बताओ, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे संसदीय शासन प्रणाली में अविश्वास प्रस्ताव कभी भी सरकार के खिलाफ लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। अब आप मुझे बताना, अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है सरकार के खिलाफ, तो उस स्थिति में तो अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गया सरकार गिर जाएगी, और सरकार गिर जाएगी, दोबारा चुनाव कराने पड़ेंगे, और दोबारा चुनाव कराने पड़ेंगे तो एक देश एक चुनाव का क्या होगा? एक बार तो तुम 2029 में चुनाव करा लोगे, एक देश एक चुनाव, उसके बाद फिर क्या होगा?
क्योंकि मान लो 2029 में सरकार बनती है उदाहरण के लिए, और ये सिर्फ लोकसभा की बात नहीं है, हर विधानसभा का भी यही हाल है, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री के साथ जो मंत्रिपरिषद, राज्य की जो मंत्रिपरिषद है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। और मान लो किसी विधानसभा में आ गया अविश्वास प्रस्ताव और मंत्रिपरिषद उसमें फेल हो गई, पारित हो गया, तो सरकार गिर जाएगी, और सरकार गिर जाएगी फिर इलेक्शन कराना पड़ेगा, फिर से तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जितनी तुमने इतनी मेहनत करी, 18,626 पेजों की रिपोर्ट बनाई है, ये सब तो बेकार हो जाएगी। फिर विपक्ष का तर्क सही है गलत है? तर्क सही है, लेकिन इसका कुछ उपाय तो निकाला होगा इनने, ऐसे तो इन्होंने भी रिपोर्ट नहीं बनाई होगी। 18,626 पेजों में कुछ तो होगा ऐसा, तो देखो है क्या। तो ये बात तो समझ में आती होगी। हम उत्तरदायित्व के सिद्धांत पे चलते हैं और ये अध्यक्षीय शासन प्रणाली वाले स्थायित्व के सिद्धांत पे चलते हैं। ध्यान रखना, इन्होंने इस रिपोर्ट में काम क्या किया होगा वो तो मैं भी बताऊंगा, उससे पहले बात सुनना। विपक्ष का तर्क यह है कि भारत एक संसदीय शासन प्रणाली का देश है जो उत्तरदायित्व पर आधारित है। वर्तमान में जो सरकार है, यानी जो बीजेपी पार्टी की जो सरकार है, वो हमारी संसदीय शासन प्रणाली को अध्यक्षीय शासन प्रणाली में बदलने का प्रयास कर रही है। ये तर्क है और विपक्ष का बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तर्क है, हल्का फुल्का तर्क भी नहीं है। और सीधी सी बात है, अगर हम स्थायित्व नहीं रखेंगे तो हमें तो भाई वो 5 साल सरकार कैसे चलाओगे? तुम्हारी बीच में अविश्वास प्रस्ताव से सरकार अगर गिर गई फिर क्या होगा? फिर तो फिर से रुपया खर्च होगा भाई। ऐसा थोड़ी है कि 5 साल इलेक्शन ही नहीं कराओगे भाई। उदाहरण के लिए 2029 में सरकार बनती है, मैं उदाहरण दे रहा हूं, 2029 में सरकार बनी और मान लेते हैं 2031 में अविश्वास प्रस्ताव आ गया, किसी भी राज्य में आ गया, चाहे हमारी लोकसभा में ही आ गया, और सरकार गिर गई। ठीक, 2 ही साल में गिर गई सरकार, तो क्या 3 साल अगले इलेक्शन नहीं कराओगे? इलेक्शन तो कराना पड़ेगा तुमको, या बार बार संविधान में संशोधन करके कार्यकाल बढ़ाओगे? ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इस कारण से विपक्ष ने इसका विरोध किया। विपक्ष ने कहा ये देखो हमारा तर्क ये है, आप संसदीय शासन प्रणाली को अध्यक्षीय शासन प्रणाली में बदल रहे हो। अब सुनना होगा क्या। तो इसके लिए एक उपाय है, उपाय पहले भी बताया जाता था, आज भी उपाय है। उपाय यह है कि हमारे यहाँ जो अविश्वास प्रस्ताव जिसे जो लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया तो जाए, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। कैसा अविश्वास प्रस्ताव? रचनात्मक। ध्यान रखना, हमारे यहाँ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए किसी प्रकार का कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, या है? नहीं है ना। ध्यान रखना, अविश्वास प्रस्ताव जब आता है, पहले तो अगर केंद्र सरकार के खिलाफ आ रहा है अविश्वास प्रस्ताव, तो केवल लोकसभा में आ सकता है, केवल लोकसभा। राज्यसभा का अविश्वास प्रस्ताव से कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष लोकसभा में केंद्र सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। इसी तरह राज्य में विधानसभा में लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव, उसमें वोटिंग होती है, पारित हो गया तो सरकार गिरेगी, और पारित अगर नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो जैसे चल रही सरकार चलती रहेगी। ऐसा होता है। कई बार आए हैं अविश्वास प्रस्ताव। ठीक, सबसे ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव आया था इंदिरा गांधी के खिलाफ। सबसे पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले व्यक्ति का नाम है आचार्य जेबी कृपलानी, पंडित नेहरू की सरकार के खिलाफ लाए थे 1963 में, चाइना वाले युद्ध के बाद। उन्होंने कहा हमारा सरकार में विश्वास नहीं है, हालांकि अविश्वास प्रस्ताव फेल हो गया, काम नहीं किया, लेकिन कहने की बात है। ठीक, अब सुनना इधर ध्यान से। तो इन्होंने कहा पक्ष में जो अपक्ष में तर्क देने वाले ये कहते हैं कि इसका भी एक उपाय है। उपाय यह है, अविश्वास प्रस्ताव अगर विपक्ष लाए तो रचनात्मक लाए। रचनात्मक लाने का मतलब होता है कि हमारा इस सरकार में विश्वास नहीं है। हमारा नहीं होने का मतलब जनता का नहीं है। विपक्ष ऐसे नहीं कहता मेरा विश्वास नहीं है, मतलब जनता, हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता हमको बता रही है कि ये सरकार काम की नहीं है, इस पर हमें विश्वास नहीं है, तो अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव पारित अगर होता है तो सरकार गिर जाती है। अब पता ही नहीं होता सरकार कौन सी बनेगी, अब तो गिर गई सरकार। अब कैसे पता क्या बनेगी सरकार? क्योंकि जब तुम्हारे पक्ष में ही तुम अविश्वास प्रस्ताव को पारित नहीं करवा पाए, यानी जब अविश्वास प्रस्ताव पारित ही हो गया, तो फिर केंद्र की सरकार क्या करेगी? प्रधानमंत्री को तो इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर से सरकार को लाना पड़ेगा। तो जब तुमने बहुमत खो ही दिया अपना, तो फिर तुम फिर से कैसे बटोरोगे सबको? वो तो फैल गए इधर उधर, तब तो हार गए। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तब देखो उसकी स्थिति क्या है। तो यहां कहा गया कि जर्मनी में जो पद्धति चलती है अविश्वास प्रस्ताव लाने की, उसको अपनाया जाए। अच्छा, जर्मनी में क्या चलती है? जर्मनी में जो चलती है उसको कहा जाता है रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव। यानी अविश्वास प्रस्ताव तभी लाया जाएगा किसी सरकार के खिलाफ जब ये पता होगा कि, जब ये बिल्कुल पक्का होगा कि इनको इनके खिलाफ अविश्वास है और जनता का विश्वास हम में है, यानी हमारे पक्ष में उतने लोग हैं जो सरकार बना सकें। इससे क्या होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, बिल्कुल 5 साल गाजे बाजे एक साथ सरकार चलेगी, सेम वैसे उल्टा हो जाएगा बस। जैसे मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं, अभी हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ अविश्वास प्रस्ताव आया, ठीक, हमारे यहाँ रचनात्मक नहीं है अविश्वास प्रस्ताव। ये ध्यान रखना, हमारे यहाँ कैसा है, कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है? डिस्ट्रक्टिव है, विध्वंसक केवल बस तोड़ता है, सरकार वगैरह नहीं बनाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, सरकार गई, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, या मुख्यमंत्री के खिलाफ आया तो मुख्यमंत्री को देना पड़ा, यानी राज्य में अगर आया। सॉल्यूशन नहीं है अपने पास, बस गिरा दी सरकार, और सरकार गिरा के तालियां बजा रही विपक्ष ने, उसके बाद पता ही नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा आगे। फिर जुगाड़ लगाई अपनी, चलो तुम मेरी तरफ आ जाओ, तुम मेरी तरफ आ जाओ, पता नहीं है पहले से। लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं होता, जर्मनी में कंस्ट्रक्टिव
नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, यानी अविश्वास प्रस्ताव। रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव आता है और वो क्या कहता है कि जो ला रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव उनको पता होता है कि इतने लोग हमारे पक्ष में हैं और इनके खिलाफ जब ये पारित हो जाएगा तो हमारी सरकार बन जाएगी। तो इससे क्या होगा, अगर ये भारत में भी हो जाए तो देखो कितनी बढ़िया बात है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई कांग्रेस, और कैसा लाई, यानी विपक्ष लाया, कैसा लाया, रचनात्मक। रचनात्मक का मतलब पता है कि हमारे पक्ष में कम से कम इतने हो जाएंगे सरकार गिरने के बाद इनकी, जो हमारी सरकार बना देंगे, यानी हमारी सरकार बन जाएगी। तो क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा। ठीक, ये सरकार हटी, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, तुरंत अपना बहुमत ले जाकर सिद्ध कर दिया राष्ट्रपति के सामने कि देखो हमने गिरवाई जरूर है, विश्वास प्रस्ताव पारित करके हटवा दी, अब हमारे ऊपर जनता का विश्वास है, और अपना विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया और दिखा दिया कि हमें विश्वास है, बहुमत सिद्ध करके दिखा दिया। अगले दिन से सब कुछ चेंज हो गया, है तो वैसा ही, सरकार फिर आ गई, नया प्रधानमंत्री आ गया। बस क्या इलेक्शन कराना पड़ेगा? इलेक्शन नहीं कराना पड़ेगा। ये चीज होती है। तो इसको कहते हैं रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव, जो भारत में नहीं है। ये कहां है? जर्मनी में। तो जर्मनी में ऐसे ही, अगर आपको जर्मनी के चांसलर को उसके पद से हटाना है तो कैसा वाला अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है? रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव। इसको कहते हैं रचनात्मक या कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसको कहा जाता है। तो इसका एक हल है, ये सही है, तो क्या दिक्कत है? लेकिन आलोचना करने वालों की आलोचना तो सही है कि ये संसदीय शासन प्रणाली को अध्यक्षीय शासन प्रणाली की तरफ ले जाने का एक प्रयास है। ठीक, बिहार में कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया। बिहार में जाकर मुख्यमंत्री ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। देखो होता क्या ना, जैसे गठबंधन सरकार थी, आरजेडी और जदयू ने मिलकर सरकार बनाई, जेडीयू ने आरजेडी ने मिलकर सरकार बना ली। अब जब सरकार बनाई तो चल रही है सरकार, अब दोनों के बीच में बनी नहीं बात, मंत्री के पोर्टफोलियो को लेकर या किसी बात को लेकर बनी नहीं। अब बीजेपी के साथ ये पहले भी जुड़े हुए थे जेडीयू वाले, तो इन्होंने क्या किया, उधर से अपना पहले इस्तीफा दिया राज्यपाल को जाके। जब इस्तीफा दिया तो मुख्यमंत्री जैसे इस्तीफा देता है, सारे मंत्री बेरोजगार हो जाते हैं अपने आप, क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री मेन आदमी होता है। जैसे प्रधानमंत्री इस्तीफा देगा, पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। उसी तरह मुख्यमंत्री इस्तीफा देगा, सारे मंत्री पद से गए। अब तेजस्वी यादव भी उप मुख्यमंत्री थे, तो जैसे ही नीतीश कुमार इस्तीफा दे के आए, तेजस्वी यादव का पद भी चला गया होगा, आरजेडी के जितने नेता मंत्री बने होंगे सबका पद चला गया होगा। अब नीतीश कुमार मिल गए बीजेपी से जाके, और बीजेपी वालों से कहा चलो अपने दोनों मिलकर अब सरकार बना लो। अब कहा तुम्हारे लोगों को मंत्री बनाएंगे और हमारे लोग बनाएंगे, और जाके अपना बहुमत दिखाया जाके किसको, राज्यपाल को। हालांकि वो चीज फ्लोर में सिद्ध करनी पड़ती है, लेकिन राज्यपाल से कहा हमारे पास बहुमत है, दोबारा मुख्यमंत्री फिर बनाओ। अब दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करके आ रहे हैं, दोबारा फिर से शपथ ले ली। ये है, वहां पर अविश्वास प्रस्ताव कुछ नहीं था, अब बीजेपी के साथ मिल गए हैं, है ना। हाँ, उस चुनाव, यही तो बात है, चुनाव की आवश्यकता नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव भी अगर आ जाता है, रचना जैसे अविश्वास प्रस्ताव आ गया, सरकार चली गई, तो चुनाव की जरूरत तो तब पड़ेगी जब सरकार बन नहीं पा रही है, तब पड़ती है जरूरत। ठीक, इसको ध्यान रखना। जैसे चुनाव की जरूरत, तो अभी चुनाव की जरूरत क्या थी नीतीश कुमार के मामले में? कोई जरूरत नहीं थी चुनाव की। क्यों? नीतीश कुमार के पास तो सीटें खुद की थी, और जितनी बची कुछ चीज चाहिए थी बहुमत के लिए, पूर्ण बहुमत के लिए, उतनी उसने बीजेपी से ले ली। बीजेपी के साथ मिल गया जाके, उनको उतना मिल गया बहुमत और सरकार बन गई उनकी। किसमें? नहीं, रचनात्मक अगर होगा तो रचनात्मक में जो ला रहा है ना विश्वास प्रस्ताव, उसके पास ये भी गारंटी होगी कि मैं ही बना लूंगा। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, सरकार जब जाएगी तो मैं बना लूंगा, यानी मैं अपना बहुमत सिद्ध करके दिखा दूंगा। ये होता है रचनात्मक में, यानी मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मैं खुद सॉल्यूशन हूं, ये जाएंगे तो मैं पक्का आऊंगा। ये होता है रचनात्मक। इसमें इलेक्शन कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती है।